हेलो बच्चों, आप स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज की क्लास में हम लोग 2026-27 का नया प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल 20 सवाल होते हैं और ये 25 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का होगा और जो बच्चा ये अपने पूरे 25 नंबर पेपर में लेकर आएगा 100% उसका सिलेक्शन होगा। तो ध्यान से देख लीजिए, आज की क्लास में हम लोग ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं जो कि आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं। और इनमें से कितने आंसर आपको आए हैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, और कौन बच्चा कहाँ से देख रहा है वो भी मुझे जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल के साथ, जिससे पेपर में बिल्कुल सही हो। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, आकृति में दर्शाए गए कोण का प्रकार बताइए, कोण किस प्रकार का है। तो बच्चे देखो, यहाँ पर ये कोण है आपका, आपके कोण कौन कौन से होते हैं। अगर कोई कोण आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, यानी कि ये आपका पूरा 90 डिग्री होता है, और इससे कोई भी कोण इस तरफ झुका रहता है, इस कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण। यानी कि कोई भी कोण आपका जो 0 से तो बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है, उस कोण को न्यून कोण कहते हैं। और अगला दूसरा कोण, अगर कोई कोण आपका यहाँ पर 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम, यानी कि कोई भी कोण अगर आपका इस तरफ झुका होता है इस तरीके से, तो इस कोण को हम बोलते हैं अधिक कोण। अगर आप यहाँ पे चित्र में देखोगे तो चित्र में आपको नजर आएगा ये कोण ऐसे 90 डिग्री से ज़्यादा बना हुआ है, तो ये कोण आपका क्या होगा? अधिक कोण हो जाएगा। अगर ये कोण आपका ऐसे झुका होता तो इसको न्यून कोण बोलते, सीधा होता बिल्कुल ऐसे तो इसको हम बोलते समकोण, और अगर कोण बिल्कुल सीधा ऐसे फ्लैट में होता तो उसको बोलते हम सरल कोण। और ये कोण अगर ऐसे नीचे की तरफ झुका होता इस तरीके से और ऊपर की तरफ ऐसे बना होगा तो वो होगा आपका प्रतिवर्ती कोण। तो फिलहाल आपको ये वाला कोण कौन सा दिया गया है? अधिक कोण। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जितने इसमें लाइनें बनी हुई हैं ये सब, यहाँ तक का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, पहले हम इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, इस टोटल का। टोटल का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया इक्वल टू होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई भी 15 है और चौड़ाई भी 15 है, तो एरिया हो जाएगा 15 × 15 बराबर 225। इसका जो एरिया है 225 सेंटीमीटर हो गया टोटल का, लेकिन हमें तो केवल छायांकित भाग का बताना है। तो हम जो ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया को इस पूरे में से माइनस कर देंगे। एरिया माइनस करेंगे तो उसके लिए हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये पूरी भुजा यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर की थी, तो ये वाली भुजा भी यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर की होगी। इस 15 सेंटीमीटर में से 8 ये वाला यहाँ से यहाँ तक और 3 सेंटीमीटर ये माइनस कर देंगे, यानी कि 8 और 3 आपका 11, 15 में से 11 गया, आपका बचेगा 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो यहाँ का भाग है खुला हुआ, ये 4 सेंटीमीटर है। तो हम इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, एरिया 2 निकालेंगे। तो लंबाई है हमारी 5 और चौड़ाई 4, 5 चौक 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, केवल इसका। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, टोटल का जो क्षेत्रफल हमने निकाला था यहाँ से, टोटल का क्षेत्रफल हमारा आया था 225, और इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल हमारा निकल के आया है 20। 225 में से 20 माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा 205 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए वाला। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा, 205 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर बच्चे? कमेंट बॉक्स में बताओ 42 समझ में आया कि नहीं। इस तरह का एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में बनता रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। प्रश्न है आपका कि एक टीवी को 16,900 में बेचने पर एक डीलर को 1,080 की हानि होती है। अगर उसे 1,080 का लाभ लेना है तो वो टीवी को कितने में बेचेगा? देखो, यहाँ पर पहले उसने सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, तो 16,900 रुपये में बेचा और उसको यहाँ पर लॉस हो गया कितना? 1,080 रुपये का। तो हम पहले पता करेंगे उसने टीवी खरीदा कितने का था। तो कॉस्ट प्राइस जो होती है वो आपकी होती है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस के बराबर। यहाँ पर 16,920 का उसने बेचा और लॉस हो गया उसको 1,080 का, इसमें प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टीवी उसने कितने का खरीदा था। प्लस करेंगे 0, 8 2 10, 9 और 1 10, 6 और 1 7 और 1 8 और 1, तो ये टीवी उसने खरीदा था 18,000 रुपये का। अब उसको चाहिए इस पर लाभ 1,080 रुपये का, तो कितने का बेचेगा? तो यहाँ पर हमें फिर से सेलिंग प्राइस निकालना, लेकिन इस बार जो सेलिंग प्राइस निकालना वो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालना। प्रॉफिट है 1,080 रुपये, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस 18,000 रुपये का हमने टीवी खरीदा था ये, और इस पर 1,080 रुपये का हमें लाभ चाहिए, तो टोटल हो जाएगा 19,080 रुपये। तो ये टीवी इसको 19,080 रुपये का बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको सेलिंग प्राइस और लॉस दिया है तो कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस के बराबर। अगर मान लीजिए लॉस की जगह यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिया होता तब कॉस्ट प्राइस आपका हो जाता सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है 7/13 को 25/26 में से घटाने पर क्या मिलेगा? तो 25/26 में से घटाना है 7/13 को, तो यहाँ पर लिखेंगे 25/26 और माइनस 7/13। देखो, जब भी हम किसी भिन्न को घटाते हैं तो उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको हम हर बोलते हैं, ये हमेशा समान होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 26 है, लेकिन यहाँ पर कितना है?
13 है, तो ये भी हमें 26 बनाना पड़ेगा। 13 को 26 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा, 13 दूनी 26 होता है, तो हो जाएगा आपका 25/26 माइनस 7 दूनी कितना हो गया 14 और 13 दूनी 26। अब देखो नीचे की तरफ के दोनों हर हमारे समान हो गए, तो अब इसको माइनस कर देंगे। 25 में से 14 माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 11/26। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कभी भी ध्यान रखना, किसी भी भिन्न को अगर हमें जोड़ना हो या घटाना हो तो ऐसी कंडीशन में नीचे का हर समान होना चाहिए। अगर समान नहीं है तो उसको लासा लेके बनाएंगे, या फिर अगर हम उसमें किसी से गुणा करके बना सकते हैं तो वो भी चल जाएगा। जैसे 25/26 था, यहाँ 7/13, तो मुझे पता था भाई 13 के पहाड़े में 26 2 बार आता है, तो ऊपर नीचे मैं 2 से गुणा करने के बाद इसको 26 बना लूंगा और फिर घटा दूंगा। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रतिवर्ती कोण की माप क्या होती है। एक प्रतिवर्ती कोण की माप क्या होती है, तो मैंने अभी बताया था आपको कि ये कोण होता है आपका यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर 180 तक, ये पूरा सरल कोण होता है। और जब कोई कोण इससे नीचे की तरफ बनता है, इस तरफ, यानी कि इस पूरी रेंज में कोई भी कोण बनता है, पूरा कंप्लीट कोण होता है हमारा 360 का, तो जब इस रेंज में कोई भी कोण बनता है तो उसको हम प्रतिवर्ती बोलते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जो 180 से तो ज़्यादा हो, 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है। तो उसका आंसर आ जाएगा प्रतिवर्ती कोण जो है 180 से अधिक परंतु 360 से कम होता है, उसको हम प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। ठीक है, साथ ही ये भी समझ लो 90 से अधिक और 180 से कम होता है तो उसको भी मैंने पहले प्रश्न में बताया था, उसको हम अधिक कोण बोलते हैं, अधिक कोण। और 180 से अधिक परंतु 270 से कम होता है, ये तो कोई रेंज ही नहीं होती, और 90 से कम में होता है आपका न्यून कोण। ठीक है, ये याद रखना। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 46, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 42 मीटर हो तथा आयत की चौड़ाई 28 हो, तो आयत का परिमाप क्या होगा। देखो प्रश्न को समझ लो, प्रश्न में क्या बोल रहा है। कह रहा है एक वर्ग, ये हमारे पास वर्ग है, और एक हमारे पास आयत है, और वर्ग और आयत का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। यानी कि यहाँ पे वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी आपकी 42 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 42 मीटर है, और आयत की जो चौड़ाई है वो 28 मीटर है। हमसे पूछा गया आयत का परिमाप निकालो। देखो अगर मुझे इसका परिमाप निकालना है तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो पहले मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसकी लंबाई पता करनी होगी कि इसकी लंबाई कितनी है। अब प्रश्न के अनुसार उसने कहा इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं भाई इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड। अगर साइड की साइड से गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल आ जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग के क्षेत्रफल के भुजा गुणा भुजा के। यहाँ से इसको हल करूंगा, आयत की लंबाई तो हमें नहीं पता निकालनी है, चौड़ाई है हमारे पास 28 और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 42 गुणा 42। इसको हल करेंगे, लंबाई बराबर 42 गुणा 42 डिवाइड बाई ये जो 28 गुणा में इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा। इसको हल करेंगे, 7 6 42, 7 चौक 28, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 से 42 कटेगा 21 बार। तो लंबाई बराबर हो जाएगी 21 गुणा 3, ये 21 और 3 की गुणा करेंगे 63, लंबाई हमारे पास हो जाएगी 63। हमसे पूछा गया था इसका परिमाप क्या है। परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी है हमारे पास 63 और चौड़ाई है हमारे पास 28। इसको हल करेंगे, 2 गुणा 63 और 28 को जोड़ेंगे, 8 3 11, 6 2 8 और 1 9, 91। 91 की 2 से मल्टीप्लाई, 2 कम 2 और 2 नीम 18, तो इसका जो परिमाप आ जाएगा वो 182 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। कंसेप्ट क्या था इसमें समझने का कि वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर था। ये हमारा वर्ग है और ये आयत है और दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर। तो हमने क्या किया, दोनों के क्षेत्रफल को एक दूसरे के बराबर रख लिया। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा गुणा भुजा, जो भी साइड होती है उसी के आपस में गुणा, क्योंकि इसकी तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो यहाँ से लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर भुजा गुणा भुजा, यहाँ पे गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसके साथ जो गुणा में वो इधर डिवाइड में आता है, कट करेंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्लियर बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, दिया गया एक दंड चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा 4 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। इस विद्यार्थी के प्राप्त अंकों का औसत बताना है, क्या होगा। तो औसत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले सभी सब्जेक्ट का वो देखना होगा कि कितने कितने अंक आए। इंग्लिश में कितने हैं 80, अंग्रेजी में है 80 नंबर। उसके बाद आपका हिंदी है, हिंदी में है आपके 70 नंबर, हिंदी में 70। और उसके बाद फिर है आपका गणित, गणित में है, मैथ में है 90 नंबर। और उसके बाद है आपका विज्ञान, विज्ञान में है, साइंस में 60 नंबर।
इन सब का औसत बताना। देखो कितनी चालाकी से उसने प्रश्न दिया, इसमें आपको ग्राफ भी दे दिया और साथ में औसत भी लगा दिया, यानी कि अगर आपको औसत आता होगा तभी आप इसको हल करेंगे। अब अगर हमें इसका औसत निकालना है, किसी भी चीज़ का अगर हमें औसत निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सभी का योग बटे में कुल विषय। तो इस सभी का योग करेंगे, यानी कि 80 + 70 + 90 + 60 डिवाइड बाय कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, 0 9 6 15 और 15 और 7 22 और 22 8 30, तो हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 4, 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 पंजे 20, तो इनका जो एवरेज है वो 75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यहाँ पर आपको दोनों चीज़ आनी चाहिए। ग्राफ में से कैसे देखते हैं, देखो ग्राफ यहाँ पे क्या है, प्राप्तांक है, इधर विषय है, तो यहाँ पे इसको ऐसे मिलाएंगे तो पता चल जाएगा कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर है। फिर उसने पूछा औसत, तो औसत के लिए पता होना चाहिए, किसी का भी औसत निकालते हैं, अगर हमें विषयों का औसत निकालना होता है तो उनके टोटल जो नंबर है उनको प्लस करके उन सब्जेक्ट से उसको भाग कर देते हैं, तो हमारा औसत निकल कर आ जाता है। क्लियर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। 48 में क्या क्या है, 1.3 मीटर भुजा वाली 4 वर्गाकार मेजों के किनारों को एक साथ मिलाकर रखने पर इस प्रकार बनाया है कि बड़ी आयताकार मेज प्राप्त हुई। इस बड़ी आयताकार मेज का परिमाप कितना होगा। देखो हमारे पास 1.3 भुजा मीटर वाली 4 वर्गाकार मेज है, एक मेज ये है, फिर एक मेज ये है, इन सबको ऐसे किनारे से मिला के रख दिया चारों मेज को। इन चारों को मिलाकर रखने से एक बड़ी मेज हमें प्राप्त हो गई इस तरह की। अब इस मेज का परिमाप पूछ रहा है क्या होगा। तो बच्चे देखो, एक वर्ग की भुजा क्या है, 1.3 मीटर है, ऐसे करके इसकी भी 1.3 होगी, इसकी भी 1.3, इसकी भी और इसकी भी। तो यहाँ पर जो लंबाई होगी वो हो जाएगी 1.3 × 4, क्योंकि 4 जगह मिलाए हैं, तो ये आपका 5.2 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई की बात करें तो देखो चौड़ाई तो हर जगह सेम ही रहेगी, चौड़ाई भी कितनी होगी 1.3, क्योंकि वर्गाकार मेज थी, तो चौड़ाई आपकी 1.3 हो जाएगी। आपसे पूछा गया इस मेज का परिमाप क्या होगा, और आपको पता है परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। सो 2 गुणा लंबाई है हमारे पास 5.2 मीटर और चौड़ाई है 1.3 मीटर। हल करेंगे, 2 गुणा 3 2 5, 5 और 1 6, 6.5, 65 दूनी होता है 130, तो 13.0 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। 13.0 मतलब 13 मीटर ही। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया, आपको सवाल दिया गया 5 सही 2/3, यानी कि 5 × 15 16 17, ये आपका 17/3 हो जाएगा। माइनस 6 दूनी 12 5 17, ये आपका 17/6 हो जाएगा। और माइनस 12 × 36 और 1 37, ये 37/12 हो जाएगा। हमें क्या करना है, इनको हल करना है, सरल करना है। तो देखो सरल करने के लिए क्या करेंगे भाई, नीचे जो आपका हर एन सबको बराबर बनाएंगे। 3 6 और 12 का एलसीएम क्या होता है 12, क्योंकि 3 के पहाड़े में 12 आता है, 6 के में भी और 12 के में भी। तो इसको हल करेंगे हम, 3 चौक कितना हो गया 12, तो 17 चौक क्या आपका 68। 3 के पहाड़े में ये 12 जितनी बार आएगा उसके ऊपर गुणा करेंगे। 6 के पहाड़े में 12 2 बार आता है, तो 17 दूनी 34 होता है, और 12 के पहाड़े में 12 1 बार आता है, तो ये आपका 37 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 68 माइनस 7 4 11, 3 3 6 और 1 7 और 1 8, 68 माइनस 81/12 हो जाएगा। 7 4 11 3 सॉरी ये हो जाएगा आपका 71, क्योंकि 7 4 11 3 3 6 7, 68 माइनस 71 हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे यहाँ से, तो ये आपको हो जाएगा 11 में से 8 गए 3 और 6 में से 6 गया 0, 3/12 माइनस का 3 कम 3 3 चौक 12, तो -1/4 आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 49 समझ में आया। वीडियो को लाइक और शेयर करते चलना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था आपका 49, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमने सोल्व किया है, आया हमारा -1/4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या होती है जो किसी से नहीं घटती। 80 के बाद आता है आपका 83, जो कि एक अभाज्य संख्या होता है। 83 के बाद आएगा आपका 84 भी कट जाएगा, 85 भी, 86 भी, 87 भी कट जाएगा 3 से, 88 भी कट जाएगा, 89। तो ये आपका 83 और 89 दोनों क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, और इनका गुणनफल करना है। गुणनफल करेंगे आपका, तो 89 और 83 के आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 3 9 27, 3 8 24, 25 26, 8 9 72, 8 8 64 और 7 आपको हो जाएगा 71। सोल्व करेंगे, 7 6 2 8, 2 1 3 और 7 7 3 8 7
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? कमेंट, आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 तक, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगली क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर आपके और क्वेश्चन नंबर 60 तक, यानी कि आज की क्लास में हमने इसको आधी क्लास किया 10, और अगली क्लास में हम इसके बचे हुए 10 करेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आज की क्लास कैसी लगी, और साथ ही जिन बच्चों को ये कम आते हैं सवाल वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, इसको पूरा सोल्व कर सकते हो, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपका जो ये पेपर है इधर, इसको भी मैं साथ में लगा देता हूँ, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि बाकी के जो बचे हुए आंसर है वो क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक सोल्व करना, और अगली क्लास में तो मैं इसको सोल्व कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।